हेलो स्टूडेंट्स, ये मैं जो है इसमें प्रॉब्लम्स आपको कराऊंगा। एरोड्रोम की प्रॉब्लम्स हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के ऊपर हैं, जिसमें फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व है। तो मैं आपको एक पहली प्रॉब्लम करा रहा हूँ। ये कोई ब्लॉक है, ये इंक्लाइंड प्लेन है और ये इसमें फ्रिक्शन है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो जो डेटा दे रखा है वो अपने को ये दे रखा है कि यहाँ से किसी इस वेलोसिटी से इसको इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्ट करा अलोंग द प्लेन। तो इसको जो टाइम लगा वहां तक पहुंचने में वो t1 है, और जब नीचे की तरफ आया तो वो टाइम t2 है। तो जो t1 टाइम है वो t1 अपॉन t2 बराबर हाफ दे रखा है और पूछा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बता। फिर समझो बात को कि यहां से किसी वेलोसिटी से भेजा और ये वहां जाके रुका, फिर नीचे की तरफ चल दिया, तो यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम उसको t1 लगा और लौटते वक्त t2 लगा। इतने। तो इसमें ये जो है इंक्लाइंड प्लेन पे जो डिस्टेंस कवर करा दोनों बार समान है, तो इसको यूज में लीजिए आप। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो ऐसा क्यों हुआ कि ये जो टाइम है t1 और ये t2, इनका रेशियो, तो जब ये आ रहा है वापिस तो फ्रिक्शन जो है वो ऊपर की तरफ लगेगा, क्यों? फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन। तो फ्रिक्शनल फोर्स और जो है mg का कंपोनेंट इधर होगा। ऊपर जाते वक्त mg का कंपोनेंट नीचे होगा और फ्रिक्शन भी नीचे होगा, तो तेजी से रिटार्ड हो जाएगा। तो ऊपर जाते वक्त रिटार्डेशन की जो मैग्नीट्यूड होगी, यहां नीचे आते वक्त जो एक्सेलरेशन होगा उससे ज्यादा होगी। फिर समझो, देखो पहले एक एक चीज को देख लेते। जाते वक्त में क्या हुआ कि ये mg है, इधर mg साइन 15 है, नॉर्मल रिएक्शन mg cos 15 है, और फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन में तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ही लगेगा। जब रिलेटिव मोशन हो ही गया तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन पॉसिबल है वही लगता है, और बैलेंस पोजीशन में जितनी जरूरत होती है उतना लगता है। तो फ्रिक्शन के सवाल इसलिए कठिन होते हैं कि फ्रिक्शन वैल्यू फिक्स नहीं होती, ये सेल्फ एडजस्टिंग है। जब रिलेटिव मोशन हो ही गया तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा होगा? अब ये इधर जो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर जाते वक्त वो इधर लगेगा, पीछे की तरफ वो होगा म्यू mg cos 50, ये होगा। तो ये मानो s दूरी गया और जो रिटार्डेशन हुआ वो हुआ, पहले तो फोर्स निकालना, रिटार्डिंग फोर्स कितना है? mg sin 15 प्लस म्यू mg cos 15 डिवाइडेड बाई m। तो ये हो गया, g कॉमन ले लो तो हो गया sin 15 प्लस म्यू cos 15। दिस इज रिटार्डिंग फोर्स में मास का भाग दे दिया, तो ये रिटार्डिंग एक्सेलरेशन आ गया। एक्चुअली रिटार्डिंग एक्सेलरेशन, या तो मतलब डी एक्सेलरेट हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है। तो एक काम करते हैं कि हमें फिर u की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। ये मान लें कि जो रिटार्डेशन है उधर से इसको यहां ले आने, और जो रिटार्डेशन है उतना ही एक्सेलरेशन मान लें। तो s बराबर हो जाएगा हाफ g साइन 15 प्लस म्यू cos 15 t1 स्क्वायर, दिस इज s। अब जब उधर से आएगा तब देखिए एफबीडी क्या बनेगा, फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा। उससे फिर ये फ्रिक्शन इधर होगा, mg साइन 15 इधर होगा, म्यू mg cos 15 इधर होगा। तो एक्सेलरेशन इस केस में हो जाएगा m
m से डिवाइड कर दो, m की साइन 15 में इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, तो नेट फोर्स आ गया डाउनवर्ड अलोंग द प्लेन डाउनवर्ड, तो एक्सेलरेशन आ गया, m से डिवाइड कर दो और g कॉमन ले लो, तो आ गया साइन 15 माइनस म्यू कॉस 15, तो s बराबर हो गया हाफ g साइन 15 माइनस म्यू कॉस 15 इंटू T2 स्क्वायर। अब s को इक्वेट कर दो तो हाफ जी कैंसिल हो जाएगा और T1 बाई T2 मुझे दे रखा है हाफ, तो इक्वल कर देते हैं, तो साइन 15 प्लस म्यू कॉस 15 इज इक्वल टू इंटू T1 स्क्वायर बराबर साइन 15 माइनस म्यू कॉस 15 T2 स्क्वायर, T2 बटे T1 2 है तो T2 बटे T1 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो इसको इधर भेज दो और 4 की मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन 15 प्लस म्यू कॉस 15 बराबर हो गया 4 साइन 15 माइनस 4 म्यू कॉस 15। T2 बटे T1 2 है ना। अब अपने को म्यू की वैल्यू चाहिए, इसको इधर ले लो, तो म्यू इंटू कॉस 15 प्लस 4 कॉस 15, तो ये हो गया 5 कॉस 15 और उधर 3 साइन 15, म्यू की वैल्यू आ गई 3/5 tan 15। अब tan 15 की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, फिर कुछ बच्चों को tan 15 नहीं आता होगा तो वो मैं बता देता हूं, tan 15 ऐसे निकाल सकते हो आप, इतना मैथ तो आना ही चाहिए। tan 45 माइनस 30, तो tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 tan 30, तो tan 1 माइनस tan 30 1/√3 अपॉन 1 प्लस ये 1/√3, तो ये हो गया √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, क्या पुट कर दीजिए √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, तो ये म्यू का मान आ गया। तो इसमें क्या कंसेप्ट था कि जो जाने में टाइम लगा और जो लौट के आने में लगा, तो वो जो है जाते वक्त क्या था कि ये तेजी से रिटार्ड हुआ था। क्यों तेजी से रिटार्ड कैसे हुआ था, एमजी का कंपोनेंट भी इधर था और फ्रिक्शन भी इधर था, तो जो यहां से यहां तक जो जितना रिटार्डेशन था आते वक्त तो उतना एक्सेलरेशन नहीं था और दूरी सेम थी, तो उतना क्यों नहीं था, क्योंकि जब ये इधर से इधर आ रहा था तो फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, तो m की साइन 15 में से इसको माइनस करना पड़ा, फिर m से डिवाइड करना पड़ा, तो वो एक्सेलरेशन की वैल्यू कम है और डिस्टेंस उतना ही कवर करना है, तो टाइम ज्यादा लगेगा। फिर आप पूछोगे मैंने तो u का यूज नहीं लिया, तो मैंने यूज इसलिए नहीं लिया कि ये वेलोसिटी कुछ भी रही होगी, तो जो रिटार्डेशन है तो इस चीज को मैंने उधर से कर दिया सॉल्व, कि जितना रिटार्डेशन है उतना ही उधर से एक्सेलरेशन ले लो तो टाइम तो बराबर रहता है। अगर उतना ही लिया है समान दूरी, तो u से 0 हुई है, 0 से u हुई है, तो मैंने उसको उधर से ले लिया, तो u का कोई यूज नहीं आया। तो सवाल समझ में आया है? ये इंक्लाइन, ये प्रॉब्लम है, ये इंक्लाइन प्लेन है, प्लेन इंक्लाइंड है एट एन एंगल थीटा, जो जैसा फिगर में दिख रहा है, ये m1 मास है, तो m1 मास और इंक्लाइन प्लेन के मध्य जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। इधर वर्टिकली एक मास सस्पेंडेड है m2 और थ्रेड पुली ये सभी मासलेस है, पर ये जैसे ही मूव करेगा अप या डाउन तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा। अब फ्रिक्शन फोर्स जो है सेल्फ एडजस्टिंग है, इसमें ये पूछा है कि m2 अपॉन m1 इसका रेशियो बताओ, m2 अपॉन m1 क्या है। यदि m2 स्टार्ट्स गोइंग डाउन, जस्ट स्टार्ट करता है गोइंग डाउन, यदि जो रेशियो आएगा m2 बाई m1 जो भी आएगा जिस पर ये स्टार्ट्स करेगा गोइंग डाउन,
ये तो रेशियो उससे ज्यादा है तो ये इधर जाएगा। फिर दूसरा पूछा है कि M2, तब रेशियो बताओ कि M2/A1, जस्ट ये स्टार्ट करता है गोइंग अप। तो ये एक्चुअल में बात क्या है कि ये डाउन जाएगा, तो जैसे ये डाउन जाने को होगा फ्रिक्शन इधर एक्ट करेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग करेगा या लिमिटिंग से कम करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन होता है सेल्फ एडजस्टिंग। तो पहले अपने को ये देखना है कि उस समय मास का क्या रेशियो है कि जस्ट ये बैलेंस हो। तो भाई इसमें ये देखिए जो M1G है वो इधर है, तो M1G का जो इधर कंपोनेंट है, दैट फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल टू स्लाइड द सिस्टम इन दिस डायरेक्शन। उधर M2G पूरा एक्ट करेगा उसका कंपोनेंट में। तो इसमें से ये देखना पड़ता है कि M2G ज्यादा है या M1G साइन अल्फा ज्यादा है। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूं, ये 2 kg है और ये 30 डिग्री एंगल है। फॉर द टाइम बीइंग मान लो 30 डिग्री एंगल है। तो ये जब 4 kg होगा तब ये 4 kg का 4G sin 30 का कंपोनेंट आएगा। 4G sin 30 वही हो जाएगा 2G, क्योंकि sin 30 हाफ होता है। तो इधर 2G इधर, फिर फ्रिक्शन को जरूरत ही नहीं है एक्ट करने की, क्योंकि सिस्टम फ्रिक्शन देखता है कि रिलेटिव मोशन किधर होने वाला है, या होने को है या हो गया है। होने को है तब भी वो एक्ट करना चालू कर देता है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की एक नेचर है। यदि स्टूडेंट उस नेचर का ध्यान रखेगा तो फ्रिक्शन फोर्स के सवाल उससे होने लगेंगे, क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग है। इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। या तो रिलेटिव मोशन है या होने को है तब ये एक्ट करता है। अब जब यदि ये 2 kg है और ये 4 kg है और 30 डिग्री है, तो फ्रिक्शन को एक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 4 kg का 4G sin 30 2G हो गया। तो ऐसे ही इस सवाल में होना है कि यदि M2 का मान M1 sin थीटा से ज्यादा है तो ये इधर जाने की कोशिश करेगा। फिर ज्यादा होते ही ना चल देगा, क्योंकि ज्यादा होते ही, जैसे यहां पर अभी 2 kg था या 4 kg था, यहां पर 2.01 kg होते ही ना चल देगा ये, क्योंकि फिर फ्रिक्शन जो है एक्ट करना चालू कर देगा। तो फिर यदि 4G sin 30 और म्यू mg वो जो है म्यू mg cos 30, ये दोनों मिलकर के जो आएंगे उसको भी यदि ये एक्सीड कर जाएगा तब ये इधर मूव करेगा, और नहीं वहां तक तो ये फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग लगता रहेगा। खैर, मुझे ये सवाल कराने से भी कोई ज्यादा कंसर्न नहीं है, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। तो मैं म्यू की एक वैल्यू ही ले लेता हूं, उस वैल्यू से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे पहले एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं, इसको 2 kg ले लेते हैं, या इसको नहीं लेते 2 kg, इसको 4 kg ले लेते हैं और एंगल 30 डिग्री ले लेते हैं, और म्यू का मान 0.2 ले लेते हैं। ठीक है, तो भी 4 kg 4G sin 30 के इक्विवेलेंट है स्लाइडिंग के मामले में, स्लाइडिंग फोर्स। और नॉर्म, फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन देखो क्या होगा। तो 4G sin 30 और लिमिटिंग फोर्स फ्रिक्शन का 4G cos 30 इंटू 0.2। अगर ये दोनों को ऐड कर लिया जाए, ऐड करने पर जो M2G आएगा, यदि M2G उतना ही या उससे ज्यादा है तब ये इधर चल देगा। लेकिन इसने तो कहा है जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो फिर इन दोनों का एडिशन मुझे किसके बराबर करना पड़ेगा, M2G। अब यदि जो अब इससे M2 अपॉन ये, क्योंकि ये 4 निकल आएगा, अब 4 की जगह मैं ये ले लेता M1, तो इक्वेशन क्या बनते, अब इक्वेशन क्या बनते, फिर M2 M1 नहीं, ये थीटा है, तो यहां पर M1 है ये, तो M1G sin थीटा प्लस म्यू M1G
कॉस थीटा बराबर m2g। तो अब देखिए m2 बाई m1 क्या है, m2 बाई m1 इज, g तो कैंसिल हो गया, 2 बाई m1 इज साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ये रेशियो से यदि ज्यादा है तो ये इधर चलते हैं। अब यदि इधर जाने की टेंडेंसी है, इधर जाने की टेंडेंसी है, तो बोलो सब वो कैसे पता लगेगा? यदि m1g साइन 30 m2g से ज्यादा है तो जाने की टेंडेंसी इधर होगी, तो फ्रिक्शन तो मौका देखता है कि रिलेटिव मोशन किधर होने वाला है, तो फ्रिक्शनल फोर्स पे इधर लगने लगेगा। तो उस समय कैसे आएगा? ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, स्टार्ट्स गोइंग डाउन, तो ये रेशियो चाहिए। अब m2 स्टार्ट्स गोइंग डाउन, m2 स्टार्ट्स गोइंग अप, अगर ये अप जा रहा है तो ये डाउन जाएगा, डाउन जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, तो अब क्या बैलेंस करने को, मतलब जस्ट बैलेंस करने को क्या रह गया, m1g साइन थीटा और ये म्यू m1g cos थीटा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन m1g cos थीटा है, ये m1g के कंपोनेंट है, कौन m1g साइन थीटा और m1g cos थीटा आर द कंपोनेंट ऑफ द m1g, और m1g cos थीटा इज बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन जो इधर होगी n, फिर नॉर्मल रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाय द म्यू होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो ये बराबर ये प्लस m2g इधर, या फिर मैं और अच्छी तरह समझा दूं कि m1g जस्ट इधर जाने को है ये, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगा, तो m1g साइन 30 बराबर t प्लस म्यू m1g cos 30 नहीं थीटा, m1g cos थीटा, उधर जस्ट स्टार्ट है तो m2g t के बराबर है, t बराबर m2g, तो यही लिख दो t बराबर m2g, क्योंकि इधर t है इधर m2g है, यहाँ फ्रिक्शन तो है ही नहीं, और यहाँ पर t और फ्रिक्शन इन दोनों को ये जैसे ही एक्सीड करेगा, इन दोनों को जैसे इधर चल देगा एक्सीड करेगा, और जस्ट स्टार्ट बोलता है तो m1g साइन 30 बराबर t प्लस म्यू m1g cos 30, और जस्ट स्टार्ट करने को कहता है तो t जस्ट m2g के बराबर है, तो t की जगह m2g लिख दो, m2g प्लस म्यू m1g cos 30। तो इस केस में m2 बाई m1 कितना आएगा वो आप देख लो, तो ये g तो कट जाएगा, तो m1 साइन थीटा 30 नहीं थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा और m1 बाहर बराबर m2, तो m2 बाई m1 यदि बराबर है साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, यदि ये है तब इधर स्टार्ट होगा जाने को, और m2 बाई m1 साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा है इधर होगा, यदि इनके बीच में m2 बाई m1 तो फिर फ्रिक्शनल फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग होकर के न तो इधर जाएगा न इधर जाएगा, तो ये जो थर्ड का जो आंसर है रेस्ट में रहे, उसके लिए m2 बाई m1 मस्ट बी बिटवीन क्या, इनके बीच में होना चाहिए, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा और ये जो है साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, यदि m2 बाई m1 ये तो रेस्ट में। अब मैं ये बताऊं, ये फ्रिक्शनल फोर्स हमको इतना बचाता है कि कभी आपने देखा है कि कोई चीज अपने को टांगनी है तो कोई खुंटी पर टांगनी है तो कोई तोल के थोड़ी टांगते हैं, मानो मुझे ये टांगनी है तो मां से ये खुंटी है और ये पुली है, इस पर टांग दी, तो ये एग्जैक्ट मास कोई बराबर हो, ये इसकी कोई जरूरत ही नहीं होती। अगर इनमें बहुत अंतर है, मतलब ये बहुत ज्यादा है इससे, तो इधर चल देगा, ये सबको ही पता होता है,
अगर ये बहुत ज़्यादा है इससे, तो एक पर्टिकुलर अगर इनकी वैल्यू इतने से इतने के बीच में लिमिट बांध देता है वो, इतने से इतने के, तो वो रेशियो काफ़ी होता है। जैसे यहाँ पर काफ़ी रेशियो है कि अगर m2/m1 का मान इस और इसके बीच में, तो फ्रिक्शन उतनी जरूरत पड़ेगी जितना उसको रोकने के लिए जरूरत है, फिर उस समय लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, मान लो ये m2/m1 ये चीज मान लिया जाए 4 आती है और ये चीज 1 आती है, मान लिया जाए ये 4 आती है, तो m2/m1 का मान यदि 4 को एक्सीड कर गया, यदि 4 और 1 के बीच में, मतलब ये 4 kg और ये 1 kg, 4 और 1 के बीच में, तो ये सिस्टम के अंदर भी नहीं जाएगा। 4 से ज्यादा हो गया m2/m1 तो इधर चल देगा, मतलब m2/m1 ढाई है, किधर भी नहीं जाएगा, क्यों फ्रिक्शन फिर उतना ही लगेगा जितनी जरूरत है, क्योंकि ये तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, μm1g cos थीटा। ये आया क्वेश्चन, बंद कर।